हेलो, मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको आज से हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। पढ़ाऊँगी नहीं, याद कराऊँगी। हमारा नया विज़न यही है कि आप ल कान में हेडफ़ोन लगा के और आप याद करते रहें। अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, हिस्ट्री याद कराऊँगी। अब आप लोग मेरे पीछे-पीछे रिपिटेशन करेंगे। जैसे मैं पढ़ाऊँगी वैसे ही आप लोग भी पढ़ेंगे, अगर आपको याद करनी है कोई चीज़ तो। अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, जिसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी शुरुआत कर रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री आपको याद कराना शुरू कर रही हूँ। प्रथम पार्ट मतलब इसके कई सारे पार्ट आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको शुरुआत से पढ़ा रही हूँ जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ये आपके सारे जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें जिसमें इससे प्रश्न ना आए। बस आपको क्या करना है, ईयरफोन लगाना है और मेरे साथ साथ रिपिटेशन करना है। ओके, अब देखेंगे हम लोग। अब जब हमारे यहाँ भारत में हमारा आधुनिक काल जब से माना जाता है, जब से भारत में अंग्रेज आना शुरू हुए थे। अब देखेंगे अंग्रेज़ों ने शुरुआत में आक्रमण तो किया नहीं था। शुरुआत में वो लोग आए थे व्यापार करने की नीति लेकर। तो हम ये देखेंगे भारत में कौन सी कंपनी किस सन में आई थी। प्रमुख यूरोपीय कंपनियां व उनका भारत आगमन। अब हम क्या देखेंगे, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां व उनका भारत आगमन। अब हम देखेंगे कंपनी का नाम पढ़ेंगे, देश का नाम पढ़ेंगे, फिर स्थापना का समय पढ़ेंगे कि वो किस वर्ष स्थापित हुई थी और उसने अपनी प्रथम कोठी और स्थापना का समय। प्रथम कोठी, उस समय कोठी थोड़ी महल को नहीं कहा जाता था। उस समय उन लोग का जो व्यापारी थे उन लोगों ने अपने गोदाम बनाए थे बड़े बड़े से समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के किनारे वो लोग गोदाम बना देते थे। सारा माल कच्चा माल खरीद के स्टोर कर देते थे, फिर स्टोर करके अपने समुद्र के रास्ते से अपने देश भेजते थे। तो वो कोठी कहते थे उनको कोठी, लेकिन वो एक टाइप के गोदाम ही थे। तो अब हम देखेंगे पहला देश कौन सा है, पुर्तगाली कंपनी। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनी ने आगमन किया था। पुर्तगाली का कंपनी का नाम था उस समय एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल की थी। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल की थी। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल की थी। 1498 में आई थी। 1498 में प्रथम कोठी की स्थापना हुई थी कोचीन में। कोचीन 1503 में। कोचीन 1503 में उसने कोठी बनाई थी। 1503 में अपना गोदाम बनाया था कोचीन में। कोचीन में एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली देश था, पुर्तगाली कंपनी थी। 1498 में 1498 में और प्रथम कोठी उसने बनाई थी 1503 कोचीन में। 1503 कोचीन में। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ साथ रिपीटेशन करते जाना है बस। उसने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी, कोचीन में। किस सन में, 1503 में। 1503 में 1503 में। ठीक, अब देखेंगे और आपको दूसरी कंपनी को देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो सब लोग इसको जानते होंगे। ये कहाँ की थी, इंग्लैंड की कंपनी थी। इंग्लैंड की कंपनी थी। 1599 में भारत आई थी। 1599 में 1599 में भारत आई थी। 1599 में इसने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी, सूरत में। पहली कोठी कहाँ बनाई थी, सूरत। 1608 में पहली कोठी इसने बनाई थी सूरत में। 1608 में पहली कोठी कब बनाई थी, सूरत में। 1608 में लगभग 100 वर्षों का अंतर रहा होगा, 107 वर्ष का। 100 वर्ष बाद इसने अपनी कोठी स्थापित की थी। अब देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की थी। कहाँ की थी, नीदरलैंड की। कहाँ की थी, नीदरलैंड की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड। 1602 में आई थी। 1602 में 1602 में इसने प्रथम कोठी स्थापित की थी अपनी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की थी।
1602 में भारत आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की थी, 1602 में भारत आई थी। इसने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला, मसूलीपट्टनम में, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। जो वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जो वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। जो वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की थी। 1602 में भारत आई, 1602 में भारत आई और इसने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, 1605 में स्थापित हुआ। 1605 में स्थापित किया। 1605 में स्थापित किया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि नाम से पता चलता है डेनिश डेनमार्क की थी। डेनिश डेनमार्क की थी। 1616 में भारत आई। 1616 में भारत आई। 1616 में भारत आई। ट्रंकेवार मद्रास तमिलनाडु में, ट्रंकेवार मद्रास में इसने अपना कारखाना खोला, मतलब कोठी स्थापित की। 1620 में, 1620 में डेनिश कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की थी, 1616 में भारत आई और ट्रंकेवार मद्रास में 1620 में अपनी कोठी स्थापित की। 1620 में अपनी कोठी स्थापित की। 1620 में अपनी कोठी स्थापित की। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी, ये पांचवी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी, नाम से ही पता चलता है फ्रांसीसी फ्रांस की थी। फ्रांसीसी फ्रांस की थी। सोलह सौ चौंसठ में भारत आई। 1664 में भारत आई। 1664 में भारत आई और सूरत में 1668 में कारखाना लगाया। 1668 में कारखाना लगाया सूरत में। 1668 में कारखाना लगाया। सोलह सौ अड़सठ में कारखाना लगाया। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करते रहिएगा। फ्रांसीसी कंपनी जो फ्रांस की थी, 1664 में भारत आई। सूरत में 1668 में कारखाना लगाया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वीडन की थी, जो स्वीडन की थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन देश की थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन देश की थी, जो 1731 में भारत आई थी। 1731 में भारत आई थी और शायद इसने अपना कारखाना नहीं लगाया था। स्वीडिश कंपनी ने अपनी कोठी स्थापित नहीं की थी। स्वीडिश कंपनी ने अपनी कोठी स्थापित नहीं की थी। अब हम आगे देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने के कारण क्या क्या थे। भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थीं उनके आने के कुछ कारण थे, जिस कारण से यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुईं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने के विभिन्न कारण थे, जैसा भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत की आर्थिक संपन्नता, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीटेशन कर लिएगा। भारत की आर्थिक संपन्नता, कुस्तुनतुनिया का पतन, जिसे वर्तमान में तुर्की कहते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन। यूरोप में आया पुनर्जागरण, यूरोप में आया पुनर्जागरण, यूरोप में आया पुनर्जागरण। यूरोपीय शासकों का समर्थन, यूरोपीय शासकों का समर्थन, यूरोपीय शासकों का समर्थन। वाणिज्यिक नीति की लोकप्रियता, वाणिज्यिक नीति की लोकप्रियता, मतलब व्यापार नीति की लोकप्रियता। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ये सब कारण हम बता रहे हैं कि विदेशियों को कैसे आकर्षित किया भारत ने। यूरोप में आया पुनर्जागरण,
भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। अब हम एक एक करके देखेंगे, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे भारत की आर्थिक संपन्नता, कैसे पता चले विदेशियों को कि भारत इतना संपन्न है। भारत प्राचीन काल से ही अत्यंत संपन्न रहा है। भारत प्राचीन काल से ही अत्यंत संपन्न रहा है। मध्यकाल में महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार, महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार उतबी ने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी, महमूद गजनबी के मध्यकाल में महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार, महमूद गजनबी का शाही इतिहासकार था उतबी। उसने अपनी पुस्तक, उतबी की पुस्तक का नाम है तारीख यामिनी, तारीख ए यामिनी। उसने उसमें भारत को सोने की चिड़िया बताया है। उतबी ने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी में भारत को सोने की चिड़िया बताया है। महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार उतबी ने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी में भारत को सोने की चिड़िया कहा है। इटली के व्यापारी, इटली का व्यापारी मार्को पोलो, इटली का व्यापारी मार्को पोलो 1293 से 1294 में भारत आया था। इटली का व्यापारी मार्को पोलो 1293 से लेकर 1294 में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक, मार्को पोलो की एक पुस्तक है द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो ने भारत की आर्थिक संपन्नता का व्यापक विवरण दिया है। द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो में भारत की आर्थिक संपन्नता का एक विस्तृत विवरण दिया गया है, विस्तृत विवरण दिया गया है। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। मार्को पोलो को क्या कहा गया है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। पांड्य राज्य का सबसे ज्यादा भ्रमण किया गया, पांड्य राज्य का सबसे ज्यादा भ्रमण किया गया। सुंदर पांड्य, वीर पांड्य वहां के राजा थे। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य वहां के राजा थे। पांड्य राज्य का सबसे ज्यादा भ्रमण किया गया। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य वहां के क्या थे? राजा थे। अब हम देखेंगे दूसरे उस पे आएंगे। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में। कुस्तुनतुनिया वर्तमान में तुर्कीये, जो वर्तमान में तुर्कीये है वही कुस्तुनतुनिया था पुराने जमाने का। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में, 1453 में। अब हम देखेंगे इनके पतन के क्या क्या कारण थे। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में जो पूर्व रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया 1453 में जो पूर्व रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था, ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार करके यूरोपीय व्यापारियों को तुर्की के रास्ते से एशिया आने पर रोक लगा दी। 1453 में जो पूर्वीय रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था कुस्तुनतुनिया, उस पर ऑटोमन तुर्क थे। ऑटोमन साम्राज्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो ऑटोमन तुर्क थे ने उस पर अधिकार करके यूरोपीय व्यापारियों को तुर्की के रास्ते एशिया आने पर रोक लगा दी थी। फलतः यूरोपीय नवीन वैकल्पिक मार्ग की तलाश में लग गए। वो नया रास्ता ढूंढने लगे। 1498 में वास्को डी गामा को इसमें सफलता मिली। 1498 में वास्को डी गामा को इसमें सफलता मिली। इसके बाद
अनेक यूरोपीय कंपनियों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। इसके बाद अनेक यूरोपीय कंपनियां आई। 1498 में सबसे पहले 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया। 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में, अच्छा ये पुनर्जागरण काल चल रहा था। पुनर्जागरण काल में नए नए आविष्कार हुए, भौगोलिक खोजें हुई। पुनर्जागरण काल में नए नए आविष्कार हुए, भौगोलिक खोजें हुई, अनेक समुद्री यंत्रों का विकास हुआ। भाई जब पैदल वाला जाने वाला रोड वाला रास्ता बंद कर दिया तो इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने नए नए समुद्री यंत्रों का विकास किया। वास्को डिगामा को अब्दुल माजिद मिला, जिसको अपना पथ प्रदर्शक बना दिया। वास्को डिगामा को भारत कौन लाया? अब्दुल माजिद भारत लेके आया था। वह गुजरात का रहने वाला था। अब्दुल माजिद वास्को डिगामा को भारत कौन लाया था? अब्दुल माजिद, जो कहाँ का रहने वाला था? जो गुजरात का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का। अब्दुल माजिद कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का, जो वास्को डिगामा को भारत लेके आया था। 17 मई 1498 में मालाबार तट पर पहुंचा। कालीकट, कहाँ पहुंचा? कालीकट, जो केरल में है। कालीकट जो केरल में है। और कालीकट का पुराना नाम था कोझिकोड। वह केरल का शासक कौन था? जमोरिन ने वास्को डिगामा का खूब स्वागत किया। अरब के मुस्लिम एवं जमोरिन की पटती नहीं थी, तो वह व्यापार करने के लिए नए नए लोगों को ढूंढ रहा था। तो तभी वास्को डिगामा आ गए। यूरोपीय शासकों का प्रोत्साहन मिला था। जो कंपनियां भारत आई थीं उनको यूरोपीय शासकों का प्रोत्साहन मिला था। जैसे प्रिंस हैरी पुर्तगाली राजा थे। प्रिंस हैरी कौन थे? जो पुर्तगाली राजा थे। प्रिंस हैरी पुर्तगाली राजा थे। एलिजाबेथ प्रथम टेलर इंग्लैंड की महारानी। एलिजाबेथ प्रथम टेलर इंग्लैंड की महारानी थी। एलिजाबेथ प्रथम टेलर कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की महारानी थी। महारानी ईसाबेल स्पेन 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 की महारानी थी। वाणिज्यिक नीति की लोकप्रियता बढ़ गई। वाणिज्यिक नीति की लोकप्रियता। अब इसके अंदर हम देखेंगे व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यिक नीति कहा गया। व्यापार और उद्योग को नियमित करके, व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी, क्या? सोना और चांदी नीति को वाणिज्यिक नीति कहा गया। व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यिक नीति कहा गया। क्या कहा गया? वाणिज्यिक नीति कहा गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह नीति अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में वाणिज्यिक नीति बहुत लोकप्रिय हुई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह नीति बहुत लोकप्रिय हुई थी। विदेशी लोग यहाँ क्या कमाने आए थे? बुलियन कमाने आए थे। बुलियन मतलब होता है सोना और चांदी। बुलियन मतलब क्या होता है? सोना और चांदी। अब हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति
भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। भारत कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। इसी कारण से भारत में उष्णकटिबंधीय फसलों और जैसे मसाले, नील और सूती वस्त्र, मसाले, नील और सूती वस्त्र अत्यधिक होते हैं। सूती मतलब यहाँ कपास उगती है, इसलिए सूती वस्त्र बनाए जाते थे। भारत कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। इसी कारण से भारत में जो उष्णकटिबंधीय वाली फसलें थी उनकी यहाँ भरमार थी। जैसे नील है, मसाले हैं, सूती वस्त्र हैं, कॉटन यहाँ होता था। इन वस्तुओं की यूरोपीय देशों में काफ़ी मांग थी। इन वस्तुओं की, नील, मसाले, सूती वस्त्रों की यूरोपीय देशों में अधिक मांग थी, काफ़ी मांग थी। इसको बेचकर व्यापारी काफ़ी मुनाफा कमाते थे। इसको बेचकर व्यापारी काफ़ी मुनाफा कमाते थे। कहा जाता है कि वास्को डिगामा जो भारत आया था को 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था उसे यूरोप में अपना सामान बेचकर। उसे यूरोप में जो अपना सामान बेचा था उसने, वो एक जहाज वो सामान जो भर के ले गया था उससे उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। यही और बड़ा, सबसे बड़ा यही कारण था विदेशों की कंपनियों का भारत में आगमन का। अब हम देखेंगे यूरोप में जो पुनर्जागरण काल आया था उसमें देखें क्या क्या हुआ था। यूरोप में आया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनः जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। 14वीं सदी के मध्य 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी अर्थात 16वीं सदी के 14वीं सदी के मध्य, 14वीं सदी के मध्य, भाई 14वीं पूरी नहीं हुई थी, 1350 से 1550 ईस्वी अर्थात 16वीं सदी के 200 सालों के बीच के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। 200 सालों के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। 1350 से 1550, 1350 से 1550, 1350 से 1550 ईस्वी के बीच के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। 1350 से 1550, 1350 से 1550 के बीच के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। कुस्तुनतुनिया के वर्तमान में क्या है? वो कुस्तुनतुनिया वर्तमान में तुर्की है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद पुनर्जागरण में काफ़ी गति आई। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद पुनर्जागरण में काफ़ी तेजी पकड़ ली थी, क्योंकि इसके पतन के बाद यहाँ रह रहे नागरिकों ने यहाँ से प्रस्थान करके संपूर्ण यूरोप में घूम घूम कर यहाँ के लोगों को कला, विज्ञान, भौगोलिक खोज व नवीन खोजों के लिए जगाने का काम किया। सबसे ज़्यादा विद्वान और कला वाले लोग कहाँ रहते थे? तुर्की में रहते थे। अब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों के, वहाँ के जो मूल नागरिक थे वहाँ से लोगों को इन लोगों ने भगाना शुरू किया। ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने, जब वो लोग तो जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली जब वहाँ रहेंगे, जब वो अन्य जगह जाएंगे तो वो अपनी प्रतिभा वहाँ भी दिखाएंगे। तो जब वहाँ से वो लोग निकाल दिए गए, तुर्की से वो लोग जब निकाल दिए गए, तो उन लोगों ने संपूर्ण यूरोप में घूम घूम कर लोगों को जागृत किया और कला, विज्ञान, भौगोलिक खोजों व नवीन खोजों के लिए जगाने का काम किया। कुस्तुनतुनिया 200 वर्षों से विज्ञान, कला व दर्शन का केंद्र था।
कुस्तुनतुनिया क्या था? 200 वर्षों से, कुस्तुनतुनिया 200 वर्षों से विज्ञान, कला, दर्शन का केंद्र था। विज्ञान, कला, दर्शन का केंद्र था। लेकिन बर्बर तुर्कों ने इसे उपयोगी नहीं समझा। बर्बर तुर्कों ने इसे उपयोगी नहीं समझा। बर्बर तुर्कों ने क्या किया? इसे उपयोगी नहीं समझा। बर्बर तुर्कों ने इसे उपयोगी नहीं समझा। नहीं समझा। फलतः आजीविका की खोज में प्राचीन रोमन लोग, आजीविका की खोज में, फलतः आजीविका की खोज में, आजीविका की खोज में प्राचीन रोमन लोग इस ज्ञान को अपने साथ ले गए। आजीविका की खोज में मतलब रोटी कमाने। अब उन्होंने समझा नहीं ये कला क्या चीज़ है, फलानी चीज़ क्या है, इसको कुछ उन लोगों ने महत्व ही नहीं दिया। अब वो लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए यूरोपीय देशों में अन्य जगह चले गए। प्राचीन रोमन लोग इस ज्ञान को अपने साथ ले गए। इससे यूरोप में भौगोलिक खोजों और नए नए आविष्कारों के युग का प्रारंभ हुआ। अब यूरोप में क्या किया हुआ? नई नई खोजें होने लगी। इससे यूरोप में भौगोलिक खोजों और नए नए आविष्कारों के युग का प्रारंभ हुआ। अब यूरोपियों ने दिशा सूचक यंत्र का विकास कर लिया। अब यूरोपियों ने दिशा सूचक यंत्र का विकास कर लिया, जिससे समुद्री यात्रा आसान हो गई। इसके अलावा अक्षांश देशांतर मापक यंत्र स्ट्रावेल कहते हैं। अक्षांश और देशांतर को जो नापने वाला यंत्र है उसको स्ट्रावेल, और बंदूक, तोप इत्यादि उपकरण का विकास हुआ, जिससे समुद्री यात्री सुरक्षित रहे। इससे भी भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों को प्रेरणा मिली। अब आप समझे यूरोप का पुनर्जागरण काल क्यों हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण क्यों आया। वहाँ के जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया, ऑटोमन तुर्कों ने वहाँ से उन लोगों को भगा दिया। जब भगा दिया तो जो विद्वान लोग थे वो जो जिस हिस्से में जाएंगे अपनी विद्वानता फैलाएंगे, और उन लोगों ने कई चीज़ों का विकास किया जिससे उन लोगों को भारत आने में आसानी हुई। उन लोगों ने भले ही मार्ग को अवरुद्ध कर दिया हो, स्थल मार्ग को, लेकिन वो लोग समुद्री मार्ग खोज के आखिरकार वो लोग भारत आ ही गए। अब हम देखेंगे, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पुर्तगाली लोगों को, पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाल और भारत में पुर्तगाली लोगों आए और उन्होंने क्या क्या अपने रूपरेखा तैयार की, आइए देखते हैं इसको। वास्को डिगामा की भारत यात्रा और समुद्री मार्ग की खोज, वो भी पुर्तगाली था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की भारत यात्रा और समुद्री यात्रा की खोज। वास्को डिगामा और जमोरिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात और पुर्तगाली गवर्नरों का इतिहास। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात और पुर्तगाली गवर्नरों का इतिहास। पुर्तगाली गवर्नरों का इतिहास कि कितने गवर्नर भारत में पुर्तगाल के हुए। पुर्तगालियों की नीतियाँ, पुर्तगालियों का और मुगल शासक, पुर्तगालियों का पतन या भारतीय व्यापार में पिछड़ना, पुर्तगालियों की देन और महत्वपूर्ण तथ्य। ये पुर्तगालियों के बारे में हम इसको इतने पॉइंट टू पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग पुर्तगाली कंपनी का इतिहास। अब हमें लग रहा है पुर्तगाल की जो हम इतिहास पढ़ाएंगे टॉपिक, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री का जब हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे तो उसको अब हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।